हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। हम सिविल प्रोसीजर कोड कर रहे थे। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। ये सेकंड वीडियो है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम चीज़ देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल वे में इस तरह से जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग है इसका काम होता है कि अगर कोई भी पार्टी अपनी प्लीडिंग के अंदर कोई अमेंडमेंट करना चाहती है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर देते हैं। एप्लीकेशन के अंदर मेंशन किया जाता है कि वो क्या अमेंड करना चाह रहे हैं और उसकी जगह क्या करना चाह रहे हैं, या कोई भी चीज़ अगर कोई अल्टर करना चाह रहे हैं अपने प्लीडिंग के अंदर तो वो चीज़ मेंशन करी जाएगी कि पहले क्या थी और अब क्या करना चाह रहे हैं। एप्लीकेशन पार्टी के द्वारा अमेंडमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन जो है पार्टी के द्वारा कोर्ट में दे दी जाती है। जो अपोजिट पार्टी है वो उसका ऑब्जेक्शन देती है। कोर्ट नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग ऑडी अल्टर पार्टम के अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज़ को सुनती है। सुनने के बाद तो उस एप्लीकेशन को अलाउ करती है या रिजेक्ट करती है, और अगर अलाउ करती है तो ऑर्डर के अंदर मेंशन करती है कि उस पार्टी को कितने दिन के अंदर वो अमेंडमेंट अपनी प्लीडिंग के अंदर करनी है। और अगर टाइम मेंशन नहीं करती ऑर्डर के अंदर कोर्ट, तो 14 दिन के अंदर अंदर उस पार्टी को अपनी प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ती है। कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद इस पार्टी ने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाई थी, वो कोर्ट के अंदर जो फाइल है, कोर्ट के अंदर जो सबमिट कॉपी है, उसके अंदर रेड पेन से वो अमेंडमेंट करती है। कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर किया गया है वो उसमें रीज़न भी मेंशन करती है कि जो एप्लीकेशन है वो अगर अलाउ की गई तो उसका रीज़न क्या है, अगर अलाउ नहीं की गई है, रिजेक्ट की गई है तो उसका रीज़न क्या है। ये है प्रैक्टिकल तरीका जो कोर्ट में चलता है। अब अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से रिलेटेड और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि हु में अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है अमेंडमेंट के लिए प्लीडिंग में, कि प्लेंटिफ भी और डिफेंडेंट भी, चाहे वो एक हो प्लेंटिफ या एक से ज़्यादा हो, डिफेंडेंट एक हो या एक से ज़्यादा हो, वो अपने प्लेंट के अंदर और रिटन स्टेटमेंट के अंदर अमेंडमेंट से रिलेटेड जो है एप्लीकेशन देंगे। अब बात करते हैं कि कौन ग्रांट करेगा अमेंडमेंट को। जो ट्रायल कोर्ट है, ऑर्डिनरी अगर बात करें तो जो ट्रायल कोर्ट है वही ग्रांट करेगी या अलाउ करेगी। मतलब कहने का मतलब ये है एप्लीकेशन को अमेंडमेंट की। देखिए, अगर आपको पिछली वीडियो देखी होगी आपने, तो उसमें हमने देखा था कि जो अपीलेंट कोर्ट है और रिविजनल कोर्ट है, स्टेज में भी जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की एप्लीकेशन दी जा सकती है, अभिवचन में संशोधन की एप्लीकेशन जो है दी जा सकती है। तो इसीलिए जो अपीलेंट कोर्ट है और रिविजनल कोर्ट है वो भी अमेंडमेंट ग्रांट कर सकती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट या अमेंडमेंट ऑफ रिटन स्टेटमेंट की एप्लीकेशन को ग्रांट कर सकती है, अलाउ कर सकती है। थर्ड चीज़ है नोटिस टू अपोजिट पार्टी। जब भी कोई पार्टी अमेंडमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन दे रही है, प्लीडिंग में अमेंडमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन दे रही है, तो जो अपोजिट पार्टी है उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सके उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट। अगर कोर्ट अपोजिट पार्टी को सुने बिना ही जो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन है, प्लीडिंग में अमेंडमेंट की एप्लीकेशन है, उसको अलाउ कर देती है तो ये नहीं है और उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। हालांकि अगर जो प्लीडिंग में अमेंडमेंट की जा रही है वो फॉर्मल और या फिर टेक्निकल नेचर की है, उस केस में दूसरी पार्टी को, अपोजिट पार्टी को इसके बारे में नोटिस देना, अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी नहीं है। रही बात प्लेंट की, अगर प्लेंट में कोई किसी तरह का अमेंडमेंट किया जा रहा है तो इस चीज़ का नोटिस डिफेंडेंट को देना ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिकॉर्डिंग ऑफ रीज़न। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोर्ट है जब भी वो एप्लीकेशन को डिसाइड करेगी तो कोर्ट जो है एप्लीकेशन पर अपना माइंड लगाएगी और साथ में रीज़न रिकॉर्ड करेगी, चाहे वो अलाउ करे या डिसअलाउ करे उस अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को। फिफ्थ पॉइंट है डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। कहने का मतलब है कि जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से रिलेटेड हमने एप्लीकेशन दी है उसका इफेक्ट कब से होगा। मतलब कि अगर कोई अमेंडमेंट की जा रही है प्लीडिंग के अंदर तो उसका इफेक्ट जब आपने प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट दाखिल करे थे, कोर्ट में प्रेजेंट किए थे, तब से होगा, या जब आपने एप्लीकेशन दी है उस अमेंडमेंट की तब से होगा। इसके बारे में ये कहा जाता है कि एप्रोप्रिएट ये होगा कि केस में अगर किसी तरह की कोई अमेंडमेंट की जा रही है, मतलब कि जो प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में किसी तरह की कोई अमेंडमेंट की जा रही है, तो जब आप उसकी एप्लीकेशन दोगे अमेंडमेंट की, या फिर जब वो अमेंडमेंट अलाउ हो जाएगा या फिर नहीं होगा, तब से उसका इफेक्ट जो है कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि जब से नहीं किया जाएगा जब आपने प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट किए थे कोर्ट में, कि जब वो अमेंडमेंट की आपने एप्लीकेशन दी है तब से, और जब उस पर डिसीजन आ जाता है चाहे वो अलाउ हो चाहे डिसअलाउ हो, तो जब से वो इफेक्ट में मानी जाती है। 6 पॉइंट है सक्सेसिव एप्लीकेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज करिए आपने एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट, एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, मतलब कि प्लीडिंग में अमेंडमेंट होने की कोई एप्लीकेशन दी है, अब सपोज करिए वो रिजेक्ट हो जाती है मेरिट के, तो क्या आप
दूसरी एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन सेम उस पर में दे सकते हैं, वो मेंटेनेबल होगी या नहीं होगी? तो इसका आंसर है वो मेंटेनेबल नहीं होगी। पर अगर कंडीशन है, पर अगर सर्कमस्टेंस है, जो परिस्थितियां हैं वो चेंज हो गई हैं, तो वो एप्लीकेशन जो अमेंडमेंट की है वो फाइल की जा सकती है। पर ध्यान ये रखना पड़ेगा, जो दूसरी पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, उसके साथ किसी भी तरह से कोई प्रीजुडिस, किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर बात करें कि अगर कोई एप्लीकेशन आपने अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के लिए दी और वो विड्रॉ कर ली, या फिर वो डिसमिस हो गई डिफ़ॉल्ट की वजह से, या फिर मेरिट पर वो डिसाइड नहीं की गई, तो आप फ्रेश एप्लीकेशन दे सकते हैं। 7 पॉइंट जो हम बात करेंगे वो कोस्ट से रिलेटेड बात करेंगे। देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कोर्ट जो है जब एप्लीकेशन की, अमेंडमेंट की एप्लीकेशन है उसको अलाउ कर रही है, तो वो कोस्ट पे भी अलाउ कर सकती है या कोई भी टर्म पे कर सकती है, जो भी वो चाहे वो उसको, उस टर्म को इम्पोज कर सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस पार्टी ने वो कोस्ट एक्सेप्ट करी है? अमेंडमेंट होने पर जिस पार्टी ने वो कोस्ट एक्सेप्ट करी है, जिसको वो कोस्ट मिली है, क्या वो पार्टी अमेंडमेंट का ऑर्डर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उसको चैलेंज कर सकती है, उसकी वैलिडिटी को? तो देखिए, इस चीज़ से रिलेटेड दो व्यू हैं। पहला व्यू ये है कि वो उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकती। अपोजिट पार्टी है जिसने कोस्ट ली है, वो उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकती उस ऑर्डर की, कि उसने कोस्ट का बेनिफिट ले लिया है, जिसको कोस्ट मिली है उसके बदले, इस वजह से। और दूसरा व्यू ये है कि वो उसकी जो ऑर्डर दिया गया है अमेंडमेंट से रिलेटेड, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर सकती है, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई जो कोस्ट दी गई है वो उसकी वैलिडिटी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, केस का नाम है विजेंद्र नाथ वर्सेस मयंक श्रीवास्तवा, 1994 का केस है ये। 6 SCC 117 एट पेज 132 AIR 1994। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, अगर पार्टी ने प्लीडिंग में अमेंडमेंट की एप्लीकेशन के अलाउ के बदले कोई कोस्ट ली है, मतलब पार्टी ने कहा है कि अपोजिट पार्टी ने ये कंडीशन रखी है कि अगर कोस्ट पे जो है इसको अलाउ कर दीजिए, इस केस में जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ ईस्टॉपर लगेगा और वो पार्टी को रोकेगा कि वो ऑर्डर की जो, मतलब अमेंडमेंट के जो ऑर्डर है उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। पर अगर कोस्ट का जो डिसीजन है वो टोटली एक तरह से इंडिपेंडेंट है, मतलब कि कोर्ट के द्वारा अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर लिया गया है, अपोजिट पार्टी ने कोई इस तरह की कंडीशन नहीं रखी है आप कोस्ट पर अलाउ कर सकते हैं, तो इस केस में अमेंडमेंट का ऑर्डर है उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है। अब 8 पॉइंट की बात करते हैं। 8 पॉइंट जो बात करेगा वो बात करता है अपील से रिलेटेड, कि जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है अमेंडमेंट से रिलेटेड, कि अलाउ किया गया है या डिसअलाउ किया गया है अमेंडमेंट को, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या अपील की जा सकती है? देखिए, ऑर्डर दिया जा रहा है अलाउ करने का, डिसअलाउ करने का, एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो वो खुद में ना तो डिक्री है और ना ही सेक्शन 104 के अंदर अपीलेबल ऑर्डर है, इसलिए उस ऑर्डर की अपील नहीं की जा सकती। हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि अगर कोई पार्टी डिक्री को लेकर, कोई सूट में जो डिक्री दी गई है उसको लेकर उससे रिलेटेड अपील में जाती है, तो उस डिक्री के साथ इस पॉइंट को भी रखा जा सकता है, मतलब कि ये चीज़ बोली जा सकती है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से रिलेटेड भी ये पॉइंट भी रखा जा सकता है। ऐसे ऑर्डर की अपील नहीं होगी। 9th पॉइंट की अगर बात करें, क्या रिवीजन किया जा सकता है उस ऑर्डर का, जो अमेंडमेंट के रिलेटेड जो ऑर्डर दिया गया है कोर्ट के द्वारा अलाउ करना या डिसअलाउ करने से रिलेटेड, तो क्या उसका रिवीजन किया जा सकता है? तो इसका आंसर है कि अमेंडमेंट से रिलेटेड, उसको ग्रांट करने से रिलेटेड या रिफ्यूज़ करने से रिलेटेड जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसका अगर रिवीजन किया जाएगा तो उसका जुडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट के पास जो है लाई करता है, मतलब कि हाई कोर्ट में आप रिवीजन डाल सकते हैं इसका। ये नॉर्मल तरीके पर देखा जाए तो नॉर्मल तरीके पर ये है कि जो हाई कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं करेगी जो ट्रायल कोर्ट है उसकी डिस्क्रिशन में। और जो सेक्शन 115 है जो कि रिवीजन से रिलेटेड बात करता है, तो जब कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, अगर कोई पावर मतलब कि एक्सरसाइज कर रही है इस सेक्शन के अंडर रहते हुए, अंडर सेक्शन 115 के पीसी के, तो जो हाई कोर्ट है वो डिसीजन ले सकती है इस चीज़ के ऊपर, अमेंडमेंट से रिलेटेड जो ऑर्डर दिया गया है। 10th पॉइंट की बात करें, 10th पॉइंट है कि रिट पेटिशन से रिलेटेड, ये जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग है उससे रिलेटेड अगर कोई ऑर्डर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो क्या उस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है पार्टी के द्वारा रिट पेटिशन फाइल करके?
अंडर आर्टिकल 226 और या फिर 227 कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए, अगर नॉर्मली बात करें, नॉर्मली ये है कि हाई कोर्ट जो है अपनी इस पावर का यूज़ नहीं करेगा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। पर अगर जिस पार्टी ने वो रिट डाली है वो रियल में उसके साथ सीरियसली मतलब कि प्रिजुडिस हुआ है, मतलब कि उसके साथ अन्याय हुआ है, या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि जो न्याय है उसकी हत्या हुई है, तो उस केस में जो हाई कोर्ट है वहाँ पर रिट पिटीशन आप डाल सकते हो अंडर आर्टिकल 226 और 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह अगर ऑर्डिनरी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जो पावर है उनका यूज़ नहीं करेगा। आर्टिकल जो दिया है, मतलब कि इंडियन आर्टिकल है 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हाई कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर पास किया गया है तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अपना इंटरफेयर नहीं करेगा। और इसमें भी वही सेम चीज़ है कि अगर प्रीजुडिस होता है या फिर जस्टिस होता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट भी ले सकता है एक्शन। 11th पॉइंट की अगर बात करें, 11th पॉइंट हम बात करेंगे कि जो रूल 17 के अंदर कोर्ट को प्लीडिंग में अमेंडमेंट करने की जो पावर दी गई है क्या वो एग्जॉस्टिव है या नहीं है। में कहा जाएगा कि सुविस्तृत मतलब पूर्ण तरीके से पावर है या नहीं है। तो देखिए, रूल 17 के अंदर जो पावर दी गई है अमेंडमेंट करने की प्लीडिंग के अंदर कोर्ट को, वो एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि जो अमेंडमेंट करने की जो पावर दी गई है वो कोर्ट को इनहेरेंट पावर है जो कि रूल 17 के अंदर नहीं दी गई है। तो सेक्शन 151 जो सीपीसी का है उसमें इनहेरेंट पावर दी गई है कोर्ट को कि वो अमेंडमेंट से रिलेटेड। जो 12th पॉइंट ये है कि ऑर्डर 6 का रूल 17 है वो सिर्फ सिविल सूटों पर ही अप्लाई नहीं होता है, बल्कि जो अदर प्रोसीडिंग है जैसे कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग है, इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया होने से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग है वो, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है, या फिर इलेक्शन मैटर से रिलेटेड है, या प्रोसीडिंग जो लैंड एक्वाजिशन से रिलेटेड है, क्लेम पेटिशन से रिलेटेड है, तो ये सारी इन पर भी अप्लाई होता है। ये देखिए, इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसके अलावा एक थर्ड वीडियो और बनाएंगे जिसमें कि हम सिर्फ प्लीडिंग में अमेंडमेंट से रिलेटेड कब जो कोर्ट है उसको ग्रांट करेगी, कब नहीं ग्रांट करेगी, कब अलाउ करेगी, कब डिसअलाउ करेगी, तो उस चीज़ से रिलेटेड सिर्फ रीज़न ये जानेंगे, मतलब उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे इनको कोर्ट ध्यान में रखेगी। कोई भी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट आती है उसको अलाउ करा जाए या डिसअलाउ करा जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।